हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आप सभी को हम इसके पहले हमने क्या क्या देखा था। तो हमने कार्बोहाइड्रेट देखा और आप लोग कार्बोहाइड्रेट का भी वीडियो पढ़ा है, उसको भी देखिएगा। वसा का है, प्रोटीन का है। तो दोस्तों, बाकी वीडियो भी हम डालेंगे, आपको फुल कंप्लीट कोर्स मिलेगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ऑल ओवर जितना है उसमें जितना उसका सिलेबस है वो हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। सिलेबस को हम कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, किसी ने कमेंट किया था कि मैम और वीडियो देखिए दोस्तों, वीडियो तो डेली पड़ता है, वीडियो हम डेली डालते हैं। तो आप लोग बस जितना वीडियो पढ़ा है उसको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उस बात के सारे वीडियो पढ़ेंगे। आप लोग मिला लीजिएगा सिलेबस से। हमने देखिए सिलेबस का वीडियो भी बना रखा है। तो आप लोग सिलेबस और देखिए, यहाँ आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम जनसंख्या पढ़ेंगे। तो आप जो सिलेबस देखते होंगे वो जो 4 नंबर पॉइंट 4 है, वो जो है वही है जनसंख्या विस्फोट एवं परिवार नियोजन। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम तक कंप्लीट नहीं होगा। तो एग्ज़ाम के पहले आपकी जो आपके सिलेबस हैं वो पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे और आपको हेड राइटिंग नोट्स में ही कंप्लीट मिलेंगे। और आप लोग चाहें तो इससे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बना लेंगे। नोट का बहुत बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर पाएंगे। अगर नोट्स नहीं रहेगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो नोट रहना ज़रूरी है, नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कितना वीडियो देखेंगे रिवीजन के लिए, कितनों नई वीडियो नहीं देख सकते हैं आप। तो अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए, और कोई दिक्कत है तो भी कमेंट करके बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो में या मेरे लैंग्वेज में तो मैं उसे सुधारूंगी। और आप लोग इसे शेयर करते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ये जनसंख्या विस्फोट एवं परिवार नियोजन। ये आपको टीजीटी, जो लोग होम साइंस से टीजीटी या पीजीटी देना होगा, वो भी ये लोग ये सब उनको भी पढ़ना है और मुख्य सेविका को तो पढ़ना है, क्योंकि उनके सिलेबस में ही है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये जनसंख्या विस्फोट एवं परिवार नियोजन। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। कैसी समस्या है? ये एक राष्ट्रीय समस्या है। जनसंख्या वृद्धि की इस ऊंची दर जो अत्यधिक होती जा रही है, उसे जनसंख्या वृद्धि की संज्ञा दी है। मतलब ये क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन में अत्यधिक, यानी जनसंख्या में वृद्धि ही हो रही है, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट के आशय क्या है? जनसंख्या वृद्धि की दर का अत्यधिक होना, ये पॉइंट में आपको मिलेगा आशय जो है। और देखिए यहाँ अगला पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों। आपको देखिए आवास का अभाव हो जाएगा, भोजन का, चिकित्सा का, सुरक्षा, यातायात, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ सब क्या हो जाएगी, ये आपूर्ति भी एक मुश्किल ही है। इसकी क्या होगा, जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी, यानी कि आपको पर्याप्त नहीं हो पाएगा सुविधा। चलिए, मलयस का नियम, ये आप लोग देखिए कोटेशन जो है ये आप लोग याद करिएगा और इसे लिख के याद करिएगा कि मालयस का कोटेशन क्या है। तो देखिए, जब मनुष्य जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करता है तो ईश्वर प्राकृतिक आपदाओं द्वारा इसे नियंत्रित करता है। इसके कहने का मतलब है, जब मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसे ईश्वर प्राकृतिक, यानी कि जो बाढ़ हो गया और भूकंप हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ईश्वर इसमें देखिए, बाढ़ से कई लोग ग्रसित हो जाते हैं, उसमें कई लोग पानी उसके बहाव में बह जाएंगे, कितने की मृत्यु हो जाएगी। भूकंप के कारण घर गिरने से कितनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो माल से है, ये कहना क्या चाहते हैं कि ईश्वर प्राकृतिक आपदाओं से, यानी कि बाढ़, भूकंप या यही सबसे वो नियंत्रित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए कारण, अब हम देखेंगे क्या जनसंख्या वृद्धि के सामान्य कारण क्या है, जन्म दर का बढ़ाना एवं मृत्यु दर का घटना। ठीक, जन्म दर का क्या है, बढ़ना और मृत्यु दर का घटना। यहाँ देखिए आप्रवास एवं अत प्रवास। ठीक, तो चलिए देखेंगे जन्म दर पहले। जन्म दर क्या है, यदि क्रम बढ़ती जाए एवं मृत्यु दर घटती जाए तो जनसंख्या की दर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अरे दोस्तों आप लोग खुद समझिए, अगर देखिए अगर यहाँ 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, अगर एक दिन में, एक मिनट, एक दिन में प्रतिदिन अगर 10 व्यक्ति का जन्म हो रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए, जन्म हो रहा है और मृत्यु किसकी हो रही है, उसी दिन में अगर मृत्यु देखा जाए तो एक या दो की हो रही है, एक या दो की हो रही है। ठीक, एक या दो की हो रही है। तो दोस्तों एक दिन में तो 10 की हो रही है ना, तो अगर प्रतिदिन 10-10 की होगी तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। मृत्यु दर मान लीजिए किसी एक की हो गई या 2 लोगों की हो गई, लेकिन अगर आज 10 लोग का जन्म हुआ, 10 शिशुओं का जन्म आज हुआ, तो कल भी तो 10 शिशु का जन्म होगा और फिर यानी कि 2 दिन में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब मृत्यु कितने की हो रही है, 1 या 2, यानी कि 2 दिन मिला करके 2 लोग या तो 4 लोग, तो जनसंख्या में क्या होगी, तो वृद्धि तो होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अप्रवास, अन्य देशों के लोग का हमारे देश में आ जाना। जैसे जो हमारे आसपास के देश हैं उन देशों से हमारे देश में आ जाएंगे तो उससे भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। उत्प्रवास, उत्प्रवास का क्या मतलब है दोस्तों, हमारे देश के लोग का दूसरे देश चले जाना। जब वो हमारे देश के लोग दूसरे देश में चले जाएंगे, आप लोग आजकल सुन रहे होंगे कि भारतीय लोग नागरिकता दूसरी जगह का ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ये देखिए भारतीय समाज में जनसंख्या के कारण, भारतीय समाज में जनसंख्या के कारण कौन कौन से, देख लीजिए, कम आयु में विवाह, अगर कम आयु में विवाह हो जाएगी तो उनकी प्रजनन काल अधिक हो जाएगी। विवाह की अनिवार्यता, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह करना क्या है, अनिवार्य है। अगर संयुक्त परिवार प्रणाली है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। तो ये देखिए धार्मिक विश्वास एवं धारण, लोग कहते हैं ईश्वर की देन है। क्या कहते हैं लोग, बच्चे को क्या कहते हैं कि ईश्वर की देन है, तो उससे भी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, अगर किसी की 4 पुत्री हो गई हैं तो वो भी पुत्र सोचेगा कि अब की बार पुत्र हो जाएगा। ये अगर पुत्री हो जाएंगी तो वो भी फिर उसके अंदर लालसा रहेगी पुत्र की, तो जनसंख्या वृद्धि तो होगी ही, क्योंकि पुत्र के लिए 2-4 बच्चे और पैदा कर लेंगी। चलिए जो 6वां पॉइंट है, देखिए भारत की गर्म जलवायु में भी प्रजनन क्षमता की वृद्धि होती है। यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, तो उससे भी प्रजनन क्षमता में वृद्धि होगी। चलिए मनोरंजन के विकल्पों में कमी, यौन सुख मनोरंजन का साधन, यहाँ लोग क्या कहते हैं, यौन जो सुख है उसे मनोरंजन का साधन मानते हैं, और ये मनोरंजन के अगर मनोरंजन नहीं है किसी प्रकार का, उसके विकल्पों में कमी है, तो लोग यौन सुख मनोरंजन का साधन मान लेते हैं। चलिए गर्भ निरोध उपायों की सीमित जानकारी एवं जागरूकता, यहाँ किसी के पास क्या है, जागरूकता नहीं है। चिकित्सा सुविधाओं एवं रोगों की रोकथाम के कारण मृत्यु दर में कमी। पारंपरिक रूप से बड़े परिवार को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगर परिवार बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, वो समझेंगे कि हम सुरक्षित हैं बस। और आप लोग देखिए, यहाँ देखिए, अब हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के परिणाम का प्रभाव देखेंगे। क्या है, निर्धनता में वृद्धि, भुखमरी में वृद्धि। अगर जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट होगा तो उसके क्या क्या प्रभाव या
परिणाम होंगे तो क्या होगा, निर्धनता में भी वृद्धि होगी, भूखमरी में भी वृद्धि होगी, जीवन स्तर निम्न होता जाएगा, स्वस्थ स्तर भी निम्न होता जाएगा, अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी स्वास्थ्य में, और ये संसाधनों में कमी हो जाएगी, सुविधाओं में कमी हो जाएगी, आपको आवास, भोजन, हर एक कोई भी सुविधा है सब में कमी हो जाएगी। कृषि योग्य भूमि का बंट जाना, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो रहने के लिए लोग घर बनाएंगे, तो क्या होगा, तो जो भूमि रहेगी वो भूमि क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि से। देखिए वैयक्तिक विघटन हो जाएगा, पारिवारिक विघटन हो जाएगा, सामाजिक विघटन हो जाएगा। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके कौन कौन से प्रभाव हैं या परिणाम हैं। तो ये देखिए, अब देखेंगे हम परिवार नियोजन। दोस्तों ये मत समझिए कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो जो आप लोग 4 नंबर देख लीजिएगा कि उस सिलेबस में क्या है, वहाँ ये नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, नियंत्रण। तो नियोजन जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि नियंत्रण क्या है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, आधुनिक युग नियोजन का युग है, तो कौन सा पूछ सकता है, कौन सा युग नियोजन का युग है, तो आधुनिक युग। आज प्रत्येक राष्ट्र अपनी जनता की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए नियोजन रूप से अपनी विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए प्रयत्नशील है। तो ये क्या है, समृद्धि और खुशहाली के लिए नियोजन रूप से अपनी विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए प्रयत्नशील है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा एक पॉइंट है, नियोजन का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें निश्चित होती है क्या, समय, उस समय में क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ निश्चित होता है। चलिए परिवार नियोजन का अभिप्राय, परिवार नियोजन से क्या अभिप्राय है, परिवार नियोजन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार नियोजन रूप से परिवार के आकार को सीमित किया जाता है। तो परिवार नियोजन से क्या, पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार नियोजन से परिवार के आकार को सीमित किया जाता है, यानी कि वृद्धि नहीं होने देती है। चलिए आगे देखते हैं, परिवार नियोजन का अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या है, परिवार के आकार को सीमित करना, परिवार को समृद्ध बनाना ताकि परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण हो सके। तो दोस्तों नियंत्रण का मतलब क्या है कि हम जनसंख्या विस्फोट पे कैसे नियंत्रण पाएंगे, ठीक, तो यही है इसका तात्पर्य। तो चलिए देखते हैं, 1976 में, क्या 1976 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी, जिसमें विवाह कानून बनाकर विवाह हेतु लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष तय की गई, ठीक। 9 वर्ष बाद 1977 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को परिवार कल्याण कार्यक्रम, यहाँ देखिए, नाम दिया गया। ये आपको देखिए ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कब किया गया, तो आप क्या बताएंगे, ये 1977 में, क्या दोस्तों 1977 में। चलिए, आशा की गई कि 2000 तक इस कार्यक्रम द्वारा निम्न लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। उनका जो लक्ष्य था वो 2000 तक प्राप्त, तो चलिए यहाँ देखेंगे, प्राप्त वो करने का लक्ष्य रखे थे 2000 तक। पहला पॉइंट क्या है, जन्म दर में कमी लाकर 21 प्रति हजार करना। उन्हें क्या करना था, जन्म दर में कमी लाना था। सामान्य मृत्यु दर में कमी लाकर 9 प्रति हजार करना। तीसरा तो क्या है, बाल मृत्यु दर में कमी लाकर 55 प्रति हजार कम करना था। और चौथा क्या है, परिवार के आकार में 2 बच्चों का होना, क्या है, हर परिवार में 2 बच्चों का होना। पांचवा क्या है, 60% आबादी को परिवार नियोजन अपनाने हेतु तैयार करना। चलिए आगे देखेंगे, ये देखिए आगे, तो ये देखिए, इन लक्ष्यों के अतिरिक्त परिवार कल्याण कार्यक्रम में निम्न नीति की बनाई गई। देखिए इसमें नीतियाँ कौन कौन सी है, महिलाओं को शिक्षित करना। अगर देखिए, अगर महिला शिक्षित है तो उसे पता रहेगा कि हमें क्या
प्रयोग करना चाहिए, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं, तो इस सब के बारे में अगर वो शिक्षित है तो जागरूक रहेगी तो उसे पता रहेगा। और परिवार 2 बच्चों तक सीमित करना, टीकाकरण कार्यक्रमों द्वारा असाध्य रोगों पर नियंत्रण करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा परिवार नियोजन साधनों की जानकारी देना तथा उसका प्रचार प्रयोग को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे परिवार नियोजन की विधियाँ। क्या है परिवार नियोजन की विधियाँ? ये देखिए, ये प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। तो पहले प्राकृतिक विधि देखेंगे। पूर्ण आत्म संयम, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक। और ये संभोग उपक्रम, जो वीर्य संकलन से पहले लिंग को महिला की योनि से बाहर निकालते हैं। ये सब क्या, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक बचाव है जो वो है दोस्तों ये। तो यहाँ देखिए सुरक्षित काल का प्रयोग, यानी कि सुरक्षित काल का प्रयोग कौन सा होता है? मासिक धर्म समाप्त होने पर 7 से 9 दिन तक अंडाणु परिपक्व नहीं होता है। इस अवधि में यौन संबंध स्थापित करना, यानी कि जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक यौन स्थापित नहीं कर सकते आप। और ये देखिए, ये अब देखिए कृत्रिम पढ़ेंगे तो कृत्रिम में क्या है? कृत्रिम में पुरुष और महिला। तो देखिए, ये है पुरुष और ये है महिला। तो पुरुष में क्या है? ये निरोधक है, जैसे कॉन्डोम हो गया, नसबंदी करवा सकते हैं ये। और महिलाएं क्या है? लूप देखिए क्या है? सरल एवं सफल विधि है। यह प्लास्टिक का बना एक छल्ला होता है, इसे स्त्री के बच्चेदानी में रख दिया जाता है। लूप एक क्या है? एक प्लास्टिक का बना एक छल्ला है जो स्त्री के कहाँ? बच्चेदानी में रख दिया जाता है। अगला पॉइंट है, हमेशा यह कार्य कुशल डॉक्टरों द्वारा करवाना चाहिए, या उनसे पूछ लेना चाहिए, जो भी हो उनसे वार्तालाप एक बार कर लेना चाहिए। यहाँ देखिए अगला पॉइंट है, जब गर्भधारण करना हो तो लूप को निकाल देना चाहिए। यहाँ अगला देखिए डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्रामा। ये मुलायम रबड़ की टोपी जैसा होता है जो गर्भाशय के मुंह को ढक देता है। सफल विधि है। ये क्या है? ये सफल विधि है। देखिए जेली या क्रीम क्या है? इसमें एक औषधि होती है जो शुक्राणुओं को गर्भाशय तक जाने से रोक देती है। ये वस्तुएं एक ट्यूब में आती है। ये क्या है? ये कैसी विधि है? तो ये भी सफल विधि है। ये देखिए झागदार गोली, सरल प्रयोग परंतु कम सरल। इस गोलियों में ऐसी दवाएं मिलाई जाती हैं जिसमें शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। जो झागदार गोली है इसमें कैसी दवाई मिलाई जाती हैं कि शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ देखिए अगला पॉइंट है उसी का पॉइंट है जो ये देखिए ये जो झागदार गोली है ना, ये इसी का पॉइंट है। ये दूसरे पेज का है, तो आप लोग ये परेशान मत होइएगा कि वो कहाँ से आया। तो ये देखिए अगला पॉइंट है, सहता के पूर्व स्त्री द्वारा इसे पानी में गोली। 1 मिनट दोस्तों, मैं एक बार फिर से इसको बता रही हूँ आप लोगों को, 1 सेकंड। हाँ तो चलिए दोस्तों, ये क्या है? ये देखिए, हाँ, स्त्री द्वारा इसे पानी में गीला कर योनि में रख लेता है। तो ये देखिए 1 मिनट में यहाँ लिख देती हूँ। ये तो पानी आपको समझ में आ रहा है, तो पानी में गीला कर योनि में रख लेती हैं। जो यहाँ है, यहाँ लिख दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो पानी में गीला कर योनि में क्या है? रख लेती हैं। तो ये आप लोग ये समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये अगला पॉइंट, इन गोलियों में एक झाग उठता है जो शुक्राणु को निष्क्रिय कर देता है। अब देखिए इनका क्या है? ओरल पिल्स है। ओरल पिल्स क्या है? माला डी मुख के द्वारा प्रतिदिन ग्रहण की जाती है। ये एक प्रकार की टेबलेट है जो मुख के द्वारा ग्रहण की जाती है, यानी कि उसे मुख के द्वारा लिया जाता है। नसबंदी महिलाओं की अंडवाहिनियां नलिकाओं को बांध दिया जाता है, जिससे परिपक्व अंडाणु अंडाशय से अंडवाहिनी नली में नहीं
पहुंचता, ना शुक्राणु से मिल पाता है, अतः गर्भ नहीं ठहरता। परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता के कारण देखिए क्या क्या है। अशिक्षा एवं जन सहयोग का अभाव, इसके कारण जो नियंत्रण है या परिवार नियोजन का कार्यक्रम है वो असफल रहता है, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो वही यही कारण है कि लोग क्या है, अशिक्षित हैं और पर्याप्त 100% अचूक उपायों का उपलब्ध न होना, सारे सुविधाओं का उपलब्ध नहीं है। ऑपरेशन का अनावश्यक भय, ऑपरेशन से लोग डरते हैं। यौन शिक्षा का अभाव, उनके पास इस यौन शिक्षा के बारे यौन संबंध जो है उसके बारे में उनके पास क्या है, नहीं है, तो शिक्षा नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए 5वां क्या है, परस्पर विरोध प्रचार एवं भ्रांतियाँ, वो अलग भ्रम में जीते हैं। निर्धनता, गरीबी, और देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन सुविधा एक प्रचार का अभाव है। यहाँ पर ग्रामीण में क्या हो रहा है, प्रचार नहीं हो पा रहा है। पुत्र की लालसा के कारण भी जो परिवार नियोजन है वो क्या है, असफल है। देखिए अब सुझाव पढ़ लेते हैं। सुझाव कौन कौन से हैं ये देखिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचार करवाना, परिवार नियोजन सुविधाओं का विस्तार, ऑपरेशन के भय एवं भ्रांतियों का निराकरण करना, और ये जो चौथा है, परिवार नियोजन कार्यक्रम में योग्य चिकित्सकों की व्यवस्था करना। अगला है शिक्षा एवं यौन शिक्षा का विस्तार करना, सस्ते एवं सुविधाजनक उपकरणों एवं औषधियों का प्रयोग करना, प्रलोभ एवं सुविधाएं करना। चलिए और आगे देखते हैं आईएमआर देखेंगे दोस्तों। तो ये क्या है, बाल मृत्यु दर, ठीक, क्या है, बाल मृत्यु दर है जो ये क्या करती है, ये इसका रिपोर्ट देती है। तो 1 वर्ष में कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौत की संख्या, अगर देखिए 1000 जीवित बच्चे हैं, अगर ये देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चों की जो मृत्यु दर है, बच्चों की मृत्यु दर कितने बच्चों पे निकाली जाती है, तो 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो तभी पता लगाया जाता है। चलिए अब भारत में शिशु मृत्यु दर 33 है, 2021 का डाटा है ये, 33, यानी कि 1000 पे कितने बच्चे हो रहे हैं, तो 33, ठीक है। बिहार में बाल मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है और केरल में सबसे कम है। चलिए आगे देखते हैं। ये मातृ मृत्यु दर देखेंगे कि किसी दी गई जनसंख्या में मातृ मृत्यु की संख्या को प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि जो ये बच्चों को जन्म दे रही हैं उनकी ये मृत्यु दर है दोस्तों, ना कि आम महिलाओं की। देखिए विभाजित किया जाता है, जिससे आमतौर पर प्रति 1000, उनमें भी 1000 पर ही गणना किया जाता है। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन देखेंगे, WHO। गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिन के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंध से संबंधित किसी भी कारण से हुई किसी महिला की मृत्यु, तो वो मातृ मृत्यु दर में शामिल होती है। अगर कोई महिला गर्भवती है तब तो मातृ मृत्यु दर में आएगी। अगर गर्भावस्था के समाप्ति के बाद, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन के अंदर अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो मातृ मृत्यु दर में शामिल होगी। एमईएमआर देखिए क्या है, एमईएमआर प्रति 1 लाख, ये क्या करता है, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहता है। ये देखिए यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि मातृ मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ से अगर ऑप्शन के थ्रू अब लगाएंगे दोस्तों, ऑप्शन के थ्रू, तो यहाँ दे देगा 1 लाख जीवित बच्चों पर, या 2 लाख, या 3 लाख, या 4 लाख, ऐसे देगा। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख जीवित बच्चों पर जो मातृत्व मृत्यु दर निकाला जाता है। वर्तमान समय में मृत्यु दर कितनी है, तो ये तो मृत्यु दर तो 1000 पे निकाला जाएगा, लेकिन बच्चों के रिलेशन में
1 लाख पर, तो 103 है। भारत में न्यूनतम मातृ मृत्यु दर कितना है? तो दर केरल में प्रथम है, महाराष्ट्र सेकंड है और तमिलनाडु थर्ड पे है। यानी कि भारत में न्यूनतम मातृ मृत्यु दर सबसे कम कहाँ होता है? केरल में होता है। सबसे अधिक ये तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। चलिए यहाँ देख लेंगे। और असम में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक होता है, असम में सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए भारत में मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की गिरावट आई है, यानी कि 1,000 पे मतलब 10 लोग का अब मतलब कमी आ रही है। लिंगानुपात, यहाँ ये हो जाएगा लिंगानुपात। तो देखिए लिंगानुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। जो स्त्री और पुरुष की संख्या होती है उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या में दूसरी इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या में दूसरी इकाई माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कहाँ है? जो मतलब जहाँ पुरुष अगर 1000 पे जो महिलाएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो ये देखिए हरियाणा में। यहाँ क्या है, अगर 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हैं? 879। और सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात कहाँ है? केरल में है। अगर 1000 पुरुष है तो 1000 से ज़्यादा क्या होंगी? महिलाएं होंगी, तो वो केरल की है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 61.8% है। दोस्तों इसको प्रतिशत कर लीजिएगा। सबसे अधिक राज्य केरल है, 94%। यूपी की साक्षरता दर कितनी है? 67%। ये परसेंट कर लीजिएगा आप लोग, परसेंट है ये, परसेंटेज है। तो चलिए, और अब देखिए दोस्तों हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जनसंख्या विस्फोट, इससे ज़्यादा कुछ कहीं से क्वेश्चन कुछ नहीं बनने वाले हैं। और फिर अगर इससे ज़्यादा कुछ होगा तो हम आपको फिर अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। थोड़ा अगर आपको इसमें से अभी देखा जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो अगर जैसे बाल मृत्यु दर पे या मातृ मृत्यु दर पे अगर डिटेल और पढ़ाना होगा तो हम आपको अगले वीडियो में एक वीडियो इस पर और बना देंगे। उसमें पूरा आपको अच्छे से डिटेल में बता देंगे। तो ये तो हमारा क्या था, जनसंख्या विस्फोट था और उस पर कैसे नियंत्रण करना था, ये था। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो उसको शेयर करिए और दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और उसे लाइक करिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको ये नहीं है प्रतिडे अभी वीडियो अपलोड किया जाता है, प्रतिदिन वीडियो पड़ेगा। तो इसमें परेशान होइएगा नहीं, फुल कोर्स आपको मिलेगा। ये फुल सिलेबस आपका कंप्लीट करा जाएगा एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के पहले आपका ये आपको ऐसे हेड राइटिंग नोट्स बनेंगे, क्योंकि ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। मेरी नोट्स है, आप लोग इससे अगर ये पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इससे ज़्यादा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया जाएगा दोस्तों। तो इसमें कोई टेंशन नहीं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।